हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए हम आप लोगों को बताएंगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। क्या बताएंगे? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो आप लोगों के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। यानी भारत का कोई भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो उस एग्जाम में इनसे प्रश्न क्या होगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम दिए हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो देखिए अशोक स्तंभ के बारे में आप लोग जानते हैं। ये जो भारत का राष्ट्रीय अशोक स्तंभ है, यह उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। क्या है? सारनाथ है। वहीं से अशोक स्तंभ क्या किया गया? अनुकृति किया गया, यानी सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ, और उस अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जो सारनाथ है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था, जिसको भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। यानी भारत सरकार अशोक स्तंभ को कब राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया? तो 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। लोग याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ, जिसको भारतीय सरकार यानी भारत का राष्ट्रीय सरकार या भारत सरकार इसे अपनाने का काम क्या किया? कब किया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए प्रश्न देखते अगला, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक संबंधित अगला प्रश्न देखते। क्या? देखिए दोनों ने कहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। चलिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ा बहुत अपना लोग जानने का प्रयास करते। देखिए ये चीज़ तो आप लोग जान गए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे तो भारत के संविधान ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यानी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कब अपना था? 1947 को क्या किया था? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि अपन लोग को ध्वज जो होता है, ध्वज में 3 रंग होता है। कितना रंग होता है? 3 रंग होता है। एक होता है केसरिया, सफ़ेद, और तीसरा क्या होता है? हरा। और इसमें देखिएगा क्षैतिज पट्टियों का संयुक्त रूप है। ये तीनों क्या है? क्षैतिज पट्टियों का संयुक्त रूप है, यानी तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ा होता है, जो क्षैतिज में होता है। ठीक। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा इसके बीच में नीले रंग की 24 तिलियों का चक्र होता है। तिरंगा आप लोग देखेंगे उसमें बीच में देखेंगे सफ़ेद कलर में देखेंगे कि 24 तिलियां से बना हुआ एक चक्र होता है। क्या होता है? चक्र होता है। ठीक। और आप लोग एक बात याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के हर एक प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है ही, उन सबों में भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग से पूछा जा सकता है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। क्या है? 3:2 है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे पहुंचते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। तो चलिए जन गण मन से संबंधित कुछ बातें अपना लोग जानने का प्रयास करते। देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, तो जन गण मन के लेखक कौन है? तो जन गण मन के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान का लिखने का काम किया था। चलिए आगे जानते हैं जनगण मन के बारे में। तो आप लोग याद रखिएगा इसको जो है अपना लोग का भारतीय संविधान अपनाने का काम किया था जनगण मन को। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। आप लोग याद रखिएगा कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोग ये बात भी याद रखिएगा कि मूल रूप से बांग्ला में रचित राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रगान की गायन का अवधि कितना समय है? 52 सेकंड। कितना है? 52 सेकंड है। देखिए यह जो अपना लोग का जनगण मन है, यह बांग्ला में रचित है। किस में रचित है? बांग्ला में रचित है, लेकिन इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 तो ही बता दी, 24 जनवरी 1950 आप लोग याद रखिएगा
कि राष्ट्रगान जो जनगण मन इसको अपनाया गया था अपना लोग को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को, लेकिन ये 27 दिसंबर 1911 का राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसी में यह सर्वप्रथम गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा। और आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को यानी राष्ट्रगान जनगण जो है इसको गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रगान जनगण मन को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 4 का। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत आप लोग याद रखिएगा कि वंदे मातरम। क्या है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम है। इसका देखिए यह जो रचना है यह एक उपन्यास है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। इसमें भी क्या है, इसमें यह वंदे मातरम लिखा गया है, यानी आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। किससे लिया गया? आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम, जिसको लिखने का काम किया था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखने का काम किया था। वहीं से अपना लोग का भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम क्या हुआ, लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था, यानी जिस समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो उस समय हर एक जन जन कहने का मतलब हुआ नागरिकों का प्रेरणा स्रोत था वंदे मातरम। यह पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था। जिस प्रकार से भी आप लोग को बताए कि जनगण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक उसी प्रकार से वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था कांग्रेस का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला क्या हो सकता है? अगला का भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आप लोग याद रखिएगा शक संवत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शक संवत को कहा जाता है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 कब अपनाया था? 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को, किसको? शक संवत को अपनाया गया था। किस रूप में? राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किसको अपनाया गया था? शक संवत को। चलिए आगे देखिए इसके बारे में क्या अपना लोग जानते हैं। देखिए ये जो शक संवत है इसका प्रथम मास चैत्र तथा अंतिम मास फाल्गुन है। क्या है? ये जो शक संवत है, शक संवत का प्रथम माह कहा जाता है चैत्र को और अंतिम माह कहा जाता है फाल्गुन को। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के समरूप है। किसके समरूप है? यानी किसके से मिलता जुलता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के समरूप है। शक संवत की शुरुआत जो हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था शुरुआत शक संवत का? तो 78 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था शक संवत का। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। कह भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पुष्प? कमल है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा सिर्फ कमल के बारे में कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलेम्बो न्यूसीफेरा। क्या है? नेलेम्बो नेलम्बो लोग याद रखा नेलम्बो न्यूसीफेरा। न्यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलेम्बो न्यूसीफेरा। आप लोग याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसका वैज्ञानिक नाम है नेलेम्बो न्यूसीफेरा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला करा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आप लोग याद रखिएगा क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? आम है। देखिए ये आम जो है क्या है? आम को सबसे पहले आप लोग याद, ये प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है, फलों का राजा
क्या कहा जाता है, फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा आम को ही क्या कहा जाता है, फलों का राजा भी कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय फल भी क्या, आम है। क्यों ना आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया जाए, जब सभी फलों का राजा ही है आम, तो आम को ही क्या दिया जाना चाहिए, राष्ट्रीय फल का दर्जा। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। साथ ही साथ आप लोग एक बात और याद रख लीजिएगा, जिस प्रकार से भी आप लोग कमल का वैज्ञानिक नाम याद किए, नेलेम्बो न्यूसेफेरा, ठीक उसी प्रकार से आम का वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या है, मेनिजेफेरा इंडिका। क्या है, मेन नो है, मेनजी, रुकिए फिर से लिख देते हैं, क्या है, मेनजी फेरा। तो मेनजी कैसे होगा, मेनजी फेरा, क्या होगा, मेनजी फेरा इंडिका। क्या होगा, मेनजी फेरा इंडिका। किसका वैज्ञानिक नाम है, आम का। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, जो क्या है, फलों का राजा है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, क्या कहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या कहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। देखिए बाघ के बारे में जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंथ्रा टाइग्रिस। क्या है, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा, प दो एक दीजिएगा, आंसर थोड़ा का, पेंथ्रा क्या है, टाइग्रिस, टाइग्रिस। किसका वैज्ञानिक नाम है, बाघ का। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा टाइग्रिस, ठीक। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा इसको क्यों दिया गया राष्ट्रीय बाग का दर्जा, तो आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि ये दृढ़ता, फुर्ती और शक्ति इसमें क्या है, भरा हुआ, यानी सब क्षेत्र में क्या है, कुशल है। क्या है, कुशल है, इसलिए बाघ को ही क्या दिया गया, राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, बाघ। आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। अब देखिए मोर के बारे में लोग याद रखिएगा कि मोर का वैज्ञानिक नाम है, क्या है, मोर का पहले वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखिएगा, पावो क्रिस्टेटस। आप लोग से ये प्रश्न जो बता रहे वैज्ञानिक नाम, देखिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग लिख ही लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हर एक प्रकार के एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या किया जाता है, पूछा ही जाता है। तो पावो क्रिस्टेटस किसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और भी बच्चों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अभी अपना लोग जाने कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे देखिए 1963 में क्या हुआ, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा दिया। कब दिया गया, 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 1963 में इसको दर्जा दिया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग याद रखिएगा, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। आप लोग याद रखिएगा। बरगद का देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेंसिस। क्या है, फाइकस बेगालेंसिस। लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए फाइकस कैसे होगा, फा का ई का स संयोग, क्या का स संयोग लिख लीजिए या का स लिख लीजिए। फाइकस बेगालेंसिस क्या होगा, बेगालेंसिस, लेंसिस। लोग याद रखिएगा क्या होगा, फाइकस बेगालेंसिस। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो बरगद का। किसका वैज्ञानिक नाम है, बरगद का। देखिए इसे धार्मिक रूप से अमर्त्य माना जाता है। क्या माना जाता है, अमर्त्य। आप लोग से पूछा जा सकता है किस वृक्ष को धार्मिक रूप से अमर्त्य माना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा वो वृक्ष है बरगद। साथ ही साथ राष्ट्रीय वृक्ष किसका है, बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा। क्या होगा, गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी है। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा
कि गंगा का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ क्या है गंगा का उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। क्या है जगह का नाम? उत्तराखंड में है, गंगोत्री है। क्या है? उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर। यहाँ से किसका उद्गम स्थल है? उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर में किसका उद्गम स्थल है? गंगा। किसका है? गंगा का। आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा, आगे कह रहा है कि भारत का जलीय जीव क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का जलीय जीव जो है, जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है भारत का जलीय जीव। चलिए एक बात और आप लोग याद रखिएगा गंगा नदी के बारे में कि गंगा भारत का सबसे लंबा नदी। क्या है? भारत का सबसे लंबा नदी आप लोग से पूछा जा सकता है, तो आप लोग गंगा को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है। चलिए तब देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। अब देखिए डॉल्फिन आप लोग जान गए, साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा डॉल्फिन को जो है भारत सरकार, कौन? भारत सरकार कब राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे घोषित किया? तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को, कब? 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में क्या किया? मान्यता दिया या दर्जा दिया या घोषित किया। लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कर। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु होगा हाथी। क्या होगा? हाथी होगा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को 2010 में क्या किया गया? दर्जा दिया गया या घोषित किया गया राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। क्या है? एलिफास। क्या है? एलिफास। एलिफास इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? हाथी का। याद रखिएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका, जिसे 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में क्या दर्जा दिया गया। आगे देखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आप लोग याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल आप लोग याद रखिए क्या है? हॉकी है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आप लोग याद रखिएगा। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया। आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जिसका संकेत इस प्रकार से होता है। आप लोग से पूछा जा सकता है रुपया का संकेत इस तरह से रो लिखा रहेगा, इसको ऊपर से ऐसे काटा रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया, जिसका संकेत इस प्रकार से होता है। चलिए ये था अभी आप लोगों के लिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। क्या था? राष्ट्रीय प्रतीक यानी भारत का राष्ट्रीय सिंबल। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और क्या कीजिएगा इस वीडियो को अपने भाई बहन सगे संबंधी जिसको भी लगे ये चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ तक शेयर करके पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि क्या होगा, हम इस प्रकार का और ही वीडियो जो आप लोग की सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या हो महत्वपूर्ण साबित हो सके, तो उस टाइप का जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनावे और यूट्यूब पे अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके लाभ ले सकें। साथ ही साथ क्या प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किसको? हैशटैग विजन स्टडी सेंटर, यानी विजन स्टडी सेंटर को, इस चैनल को जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।